क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारा दिमाग सच में बदल सकता है? क्या बचपन के बाद भी हम अपने सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को नया बना सकते हैं? ज्यादातर लोग मानते हैं हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन इस किताब ट्रेन योर माइंड चेंज योर ब्रेन में एक चौंका देने वाला सच सामने आता है। यह किताब हमें बताती है कि दिमाग पत्थर नहीं, मिट्टी की तरह है जिसे आप चाहे जैसे गढ़ सकते हैं, अगर आप जानते हैं कि उसे कैसे प्रशिक्षित करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लिसन विद आयुष इनसाइट्स, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को आसान कहानी जैसे अंदाज में आपके कानों तक पहुंचाते हैं। और हां, अगर आपने अभी तक हेडफोन्स नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव है। आज हम शुरू कर रहे हैं शैरन बेगली की यह अनोखी किताब ट्रेन योर माइंड चेंज योर ब्रेन, जिसमें बताया गया है कि कैसे न्यूरोसाइंस और बौद्ध दर्शन मिलकर यह साबित करते हैं कि हम अपने मन और मस्तिष्क दोनों को बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए, जहां विज्ञान और ध्यान दोनों मिलकर हमारे भीतर की अनंत क्षमता को जगाते हैं। चैप्टर 1, कैन वी चेंज? क्या हम सच में बदल सकते हैं? कल्पना कीजिए, अगर आपको कहा जाए कि आपका दिमाग हर पल बदल रहा है तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन शैरन बेगली हमें बताती हैं यही सच है। कभी वैज्ञानिक मानते थे कि हमारा मस्तिष्क बचपन के बाद स्थिर हो जाता है, यानी न्यूरॉन्स यानी दिमाग की कोशिकाएं एक बार बन गईं तो अब उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये सोच गलत साबित हुई। लेखिका बताती हैं कि जब बौद्ध भिक्षु ध्यान के जरिए अपने मन को गहराई से नियंत्रित करते हैं तो उनके दिमाग में वास्तविक जैविक परिवर्तन देखे गए। MRI स्कैन से पता चला कि कुछ हिस्सों की गतिविधि और संरचना में बदलाव आया है। मतलब मन के प्रशिक्षण से दिमाग की बनावट बदल सकती है। यह किताब एक शानदार प्रयोग की कहानी से शुरू होती है, जहां कुछ वैज्ञानिकों और बौद्ध साधुओं ने मिलकर यह खोज की कि क्या सिर्फ विचार और ध्यान हमारे मस्तिष्क को बदल सकते हैं। सोचिए, अगर हम अपने गुस्से, दुख या डर को सिर्फ सोच बदलकर नियंत्रित कर सकें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। शैरन कहती हैं, चेंज इज नॉट जस्ट पॉसिबल, इट्स बायोलॉजिकल। यानी बदलाव सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी होता है। हर नया अनुभव, हर नया विचार आपके मस्तिष्क में नई कनेक्शन बनाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपका दिमाग आपकी सोच का प्रतिबिंब है। आप जैसे सोचते हैं वैसा आपका मस्तिष्क बनता जाता है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने विचारों से अपने दिमाग को बदलने के लिए तैयार हूं? क्योंकि आने वाले अध्यायों में आप जानेंगे कि कैसे यह परिवर्तन संभव है, वैज्ञानिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे हमारे दिमाग की जादुई बुनावट हर पल नए पैटर्न बनाती है और यही प्रक्रिया कहलाती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। चैप्टर 2, द एन्चांटेड लूम, यानी दिमाग की जादुई बुनावट, न्यूरोप्लास्टिसिटी की खोज। क्या आपने कभी किसी बुनकर को देखा है जो रंग बिरंगे धागों से खूबसूरत कपड़ा बुनता है? हर धागा ध्यान से जोड़ा जाता है, हर पैटर्न एक नई कहानी कहता है। शैरन बेगली बताती हैं, हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक एन्चांटेड लूम, यानी एक जादुई करघा जो हर विचार, हर अनुभव और हर भावना के साथ अपने धागे फिर से बुनता रहता है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ये करघा जन्म के बाद थम जाता है, यानी एक उम्र के बाद हमारा दिमाग बदलना बंद कर देता है। लेकिन 20वीं सदी के आखिरी वर्षों में न्यूरोसाइंस ने इस मिथक को तोड़ दिया। उन्होंने पाया कि हमारा मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिक है, यानी वो लचीला है, बदलने योग्य है। हर अनुभव, हर आदत, हर सोच हमारे दिमाग की संरचना और कनेक्शन को फिर से गढ़ देती है। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग में लंदन के टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग का अध्ययन किया। इन ड्राइवरों को शहर के हर मोड़, हर गली की याद रहती थी और MRI स्कैन में पाया गया कि उनके दिमाग का वो हिस्सा जो स्पैटियल मैपिंग यानी जगहों को याद रखने का काम करता है, वो आम लोगों की तुलना में काफी बड़ा था। इसका मतलब था उनका अनुभव और अभ्यास उनके दिमाग की संरचना को वास्तव में बदल चुका था। शैरन कहती हैं,
हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, आपका दिमाग नई राहें बना रहा होता है। यह प्रक्रिया ही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो ताकत जो हमें सीमाओं से आजाद करती है। लेखिका हमें यह भी बताती हैं कि बौद्ध साधु सदियों से इस बात को जानते थे कि मन का अभ्यास शरीर को बदल देता है। ध्यान, मेडिटेशन, करुणा और जागरूकता, माइंडफुलनेस सिर्फ मानसिक नहीं, जैविक परिवर्तन लाते हैं। विज्ञान ने अब जाकर इसे सिद्ध किया है। अब यह रहस्य नहीं बल्कि साबित सच्चाई है कि हमारा मस्तिष्क हर दिन हर क्षण अपने आप को नया बना रहा है। तो सोचिए, अगर हमारा दिमाग इतना लचीला है तो हम अपनी पुरानी सोच, डर या नकारात्मक पैटर्न क्यों ढोएं? क्यों न नए विचारों और नई भावनाओं से अपने मेंटल फैब्रिक को फिर से बुने? क्योंकि शैरन बेगली कहती हैं, द ब्रेन इज नॉट अ मशीन, इट्स अ मास्टरपीस अंडर कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्शन। यानी दिमाग कोई मशीन नहीं बल्कि एक ऐसा उत्कृष्ट निर्माण है जो हर दिन नया रूप लेता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे नए न्यूरॉन्स का जन्म यह साबित करता है कि हमारा मस्तिष्क उम्र बढ़ने पर भी अपनी शक्ति फिर से हासिल कर सकता है। चैप्टर 3, न्यू न्यूरॉन्स फॉर ओल्ड ब्रेन्स, यानी पुराने दिमाग में नए न्यूरॉन्स। न्यूरोजेनेसिस का रहस्य। क्या आपको लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है, कि नई बातें याद रखना या नई चीजें सीखना अब पहले जैसा नहीं रहा? अगर हां, तो शैरन बेगली इस अध्याय में एक जबरदस्त खुलासा करती है। हमारा दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता। वो बताती हैं कि एक समय ऐसा था जब वैज्ञानिकों का मानना था दिमाग में न्यूरॉन्स यानी ब्रेन सेल्स सिर्फ बचपन में बनते हैं। उसके बाद अगर कोई न्यूरॉन मर गया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, यानी दिमाग का स्टॉक फिक्स्ड था। लेकिन फिर एक अविश्वसनीय खोज ने इस सोच को पलट दिया। विज्ञान ने साबित किया कि हमारा मस्तिष्क नए न्यूरॉन्स बना सकता है, यहां तक कि बुजुर्ग उम्र में भी। इस प्रक्रिया को कहा जाता है न्यूरोजेनेसिस। 1960 के दशक में एक वैज्ञानिक जोसेफ ऑल्टमन ने पहली बार जानवरों के दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनने के प्रमाण पाए। शुरुआत में किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया क्योंकि हार्डवायर्ड ब्रेन का सिद्धांत बहुत गहराई से बैठा था। लेकिन 1990 के दशक में एलिजाबेथ गूल्ड और फ्रेड गेज जैसे वैज्ञानिकों ने यह खोज इंसानों में भी साबित कर दी। उन्होंने पाया कि हिप्पोकैम्पस यानी दिमाग का वो हिस्सा जो सीखने और याददाश्त से जुड़ा है, वो लगातार नए न्यूरॉन्स बना रहा था। शैरन बेगली कहती हैं, हमारा दिमाग खुद को रोज नवीनीकृत करता है, बस हमें उसके लिए सही माहौल देना होता है। यानी अगर हम अपने जीवन में सीखना, जिज्ञासा और सकारात्मक सोच बनाए रखें तो हमारा मस्तिष्क हर उम्र में जवान बना रह सकता है। लेकिन अगर हम एक ही ढर्रे पर जीने लगें, नई चीजें सीखना छोड़ दें या खुद को चुनौती देना बंद कर दें, तो न्यूरोजेनेसिस की यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। दूसरे शब्दों में, हम जितना सीखना बंद करते हैं, हमारा दिमाग उतना ठहर जाता है। शैरन एक रोचक उदाहरण देती है। जिन लोगों की जिंदगी में मेंटल स्टिमुलेशन जैसे पढ़ना, यात्रा करना, नई भाषा सीखना या संगीत सीखना लगातार बना रहता है, उनका दिमाग न केवल अधिक सक्रिय रहता है बल्कि अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी बेहतर रक्षा करता है। यानी न्यूरोजेनेसिस एक मानसिक अमरता का रहस्य है। तो सोचिए, अगर आपका दिमाग हर दिन नए न्यूरॉन्स बना सकता है, तो क्या आपको मैं अब बदल नहीं सकता जैसी सोच रखनी चाहिए? या फिर अपने मन से कहना चाहिए, मैं आज भी नया बन सकता हूं? शैरन बेगली हमें यह एहसास दिलाती है कि उम्र दिमाग की सीमा नहीं, बस एक भ्रम है। जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता, उसका मस्तिष्क भी कभी रुकता नहीं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे बचपन का दिमाग, अ चाइल्ड शैल लीड देम, इतना तेजी से बदलता है और उससे हमें क्या सीखना चाहिए अगर हम अपनी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी वापस पाना चाहते हैं। चैप्टर 4, अ चाइल्ड शैल लीड देम, यानी बचपन के दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी, सीखने की असीम शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे इतनी तेजी से नई चीजें कैसे सीख लेते हैं? चाहे वो भाषा हो, खेल हो या कोई नई आदत, बच्चे कुछ ही दिनों में वो सब कर दिखाते हैं जो बड़ों को महीनों लग जाते हैं। शैरन बेगली इस अध्याय में बताती हैं कि इसका रहस्य है
बचपन के दिमाग की अद्भुत लचीलापन, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। वो कहती हैं, बच्चे का दिमाग सिर्फ सीखने की मशीन नहीं होता, बल्कि वो खुद को लगातार बदलने और नया बनाने की क्षमता रखता है। यानी जैसे जैसे बच्चा दुनिया को देखता, सुनता और महसूस करता है, उसका मस्तिष्क नई कनेक्शंस बना रहा होता है और पुराने कनेक्शंस को मजबूत या कमजोर कर रहा होता है। जन्म के समय बच्चे के दिमाग में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता। पहले कुछ सालों में हर अनुभव, जैसे किसी का चेहरा देखना, कोई शब्द सुनना या किसी खिलौने को छूना, दिमाग में नई पाथवेज बनाता है। यानी हर छोटी चीज बच्चे के मस्तिष्क को आकार दे रही होती है। शेरन बताती हैं कि बच्चे का दिमाग यूज इट और लूज इट के सिद्धांत पर काम करता है। जिस स्किल या अनुभव को बार बार दोहराया जाता है, वो दिमाग में मजबूत होता जाता है। लेकिन जो चीजें प्रयोग में नहीं आती, वो कनेक्शंस धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं, बचपन में जो सीखा जाता है वो सबसे गहराई तक जाता है। बेगली बताती हैं कि बच्चों के दिमाग में क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं, जब सीखने की क्षमता अपने चरम पर होती है। उदाहरण के लिए, भाषा सीखने की क्षमता शुरुआती वर्षों में सबसे तेज होती है। अगर कोई बच्चा उस उम्र में 2 भाषाएं सुनता है, तो वो दोनों भाषाओं में सहजता से बोल सकता है। पर अगर वही कोशिश बाद में की जाए, तो उसे कठिनाई होती है। शेरन बेगली कहती हैं, अगर हम समझ जाएं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो हम अपने दिमाग को भी वैसे ही ट्रेन कर सकते हैं। यानी बचपन जैसी जिज्ञासा, खुलेपन और प्रयोग करने की भावना अगर हम दोबारा अपनाएं, तो हमारा मस्तिष्क भी फिर से लचीला और सीखने वाला बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नई भाषा सीखना चाहते हैं, कोई नया कौशल अपनाना चाहते हैं या अपने सोचने का तरीका बदलना चाहते हैं, तो बस अपने अंदर उस बालक जैसी जिज्ञासा और खेलने की भावना को वापस लाएं। क्योंकि शेरन बेगली के शब्दों में बचपन सिर्फ उम्र का दौर नहीं है, बल्कि दिमाग की एक अवस्था है। तो अगली बार जब आप सोचें कि अब तो देर हो गई, तो याद रखिए, आपका दिमाग आज भी वैसा ही जादुई है जैसा बचपन में था। बस उसे नए अनुभवों और सीखने की ऊर्जा की जरूरत है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे हमारे रोजमर्रा के अनुभव और इंद्रियां हमारे दिमाग को दोबारा आकार देती हैं और कैसे हर अनुभव मस्तिष्क पर एक नया निशान छोड़ जाता है। चैप्टर 5, फुटप्रिंट्स ऑन द ब्रेन, यानी अनुभव जो हमारे दिमाग को दोबारा गढ़ते हैं। सेंसरी एक्सपीरियंस रीशेप्स एडल्ट ब्रेन्स। क्या आप जानते हैं कि हम जो कुछ देखते, सुनते, छूते या महसूस करते हैं, वो सिर्फ हमारे अनुभव नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के नक्शे को बदल रहे होते हैं। शेरन बेगली इस अध्याय में बताती हैं कि हमारा मस्तिष्क हर अनुभव से अपनी संरचना को नया आकार देता है। ये सिर्फ बचपन में नहीं, बल्कि वयस्क उम्र में भी संभव है। वो कहती हैं, हर संवेदना, हर स्पर्श, हर ध्वनि दिमाग पर अपनी छाप छोड़ती है। यानी हमारा दिमाग किसी पत्थर की तरह स्थिर नहीं है, बल्कि एक जीवंत मिट्टी की तरह है, जो लगातार अपने आकार को बदलती रहती है। इस अध्याय में शेरन बेगली उन प्रयोगों की चर्चा करती हैं जिन्होंने यह साबित किया कि जब कोई व्यक्ति बार बार किसी कार्य को करता है, जैसे पियानो बजाना, ब्रेल पढ़ना या हाथों से कुछ बनाना, तो उसके मस्तिष्क में उसी गतिविधि से जुड़ा हिस्सा बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए, लंदन के टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग पर किए गए शोध में पाया गया कि उनका हिपोकैम्पस हिस्सा, जो नेविगेशन और मैप याद रखने से जुड़ा होता है, सामान्य लोगों की तुलना में बड़ा होता है। यानी उनका दिमाग उस अनुभव के अनुसार खुद को पुनः संगठित कर लेता है। शेरन कहती हैं, हमारा मस्तिष्क अनुभवों की जमीन पर बना एक जीवित नक्शा है। इसका अर्थ है कि अगर हम नए अनुभवों को अपनाना बंद कर दें, तो दिमाग के वे हिस्से जो उन कामों से जुड़े हैं, धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लगातार खुद को चुनौती देते रहें, जैसे नई चीजें सीखना, नई जगह जाना या कोई रचनात्मक काम करना, तो हमारा दिमाग और अधिक सक्षम बनता जाता है। वो यह भी बताती हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी एक इंद्रिय का उपयोग खो देता है,
जैसे देखने की शक्ति चली जाती है तो दिमाग खुद को दोबारा संगठित करता है ताकि बाकी इंद्रियां जैसे सुनना या छूना और अधिक तेज हो जाए। यह दर्शाता है कि हमारा दिमाग कितनी अद्भुत रूप से अनुकूलनीय है। शैरन बेगली का संदेश गहरा और प्रेरणादायक है। आपका मस्तिष्क वही बनता है जो आप उसे बार बार करने को देते हैं। अगर आप लगातार सीखने, सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं तो आपका दिमाग जवान और शक्तिशाली बना रहता है। लेकिन अगर आप ठहराव चुनते हैं तो मस्तिष्क भी धीरे धीरे सीमित होने लगता है। इसलिए जीवन में नए अनुभवों को अपनाना सिर्फ रोमांच के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को जीवित और सक्रिय बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। हर नया अनुभव, हर नई चुनौती आपके दिमाग में एक नया निशान, एक नई राह और एक नई संभावना की किरण बनाता है। शैरन बेगली हमें याद दिलाती है, आपका हर दिन आपके मस्तिष्क पर एक नई कहानी लिखता है। तो क्यों ना हम यह तय करें कि हमारी कहानी सीखने, विकास और परिवर्तन की हो। अगले अध्याय में हम जानेंगे मन की शक्ति से पदार्थ को बदला जा सकता है और कैसे हमारे विचार और मानसिक गतिविधियां सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क की संरचना को बदल देती हैं। चैप्टर 6 माइंड ओवर मैटर, यानी जब विचार बदलते हैं मस्तिष्क को। मेंटल एक्टिविटी चेंजेस द ब्रेन। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सोचने से भी आपका दिमाग बदल सकता है? शैरन बेगली इस अध्याय में हमें यह अद्भुत सच बताती हैं कि हमारा मन यानी माइंड हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन की बनावट को बदलने की शक्ति रखता है। यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा मस्तिष्क बनता चला जाता है। वो कहती हैं, हर विचार एक न्यूरल तरंग है। हर बार जब हम कोई भावना महसूस करते हैं, गुस्सा, खुशी, डर या प्यार, तो हमारे मस्तिष्क में उससे जुड़े न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं। अगर हम बार बार वही भावनाएं दोहराते हैं तो ये कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं। यही कारण है कि आदतें, सोचने के पैटर्न और व्यवहार स्थायी बन जाते हैं। इस अध्याय में शैरन बेगली बताती हैं कि 1990 के दशक में किए गए अनेक प्रयोगों ने यह दिखाया कि मेंटल एक्टिविटी यानी सिर्फ सोचने, ध्यान करने या कल्पना करने से मस्तिष्क की भौतिक संरचना बदल जाती है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिकों ने 2 समूह बनाए। एक समूह असल में पियानो बजा रहा था और दूसरा सिर्फ अपने मन में उसकी कल्पना कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद जब उनका दिमाग स्कैन किया गया तो पाया गया कि दोनों समूहों में लगभग समान न्यूरल बदलाव हुए। यानी कल्पना भी दिमाग के लिए वास्तविक अनुभव जैसी होती है। शैरन कहती हैं, दिमाग और मन एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। अगर मन में सकारात्मक विचार, करुणा और ध्यान की आदतें बढ़ाई जाएं, तो मस्तिष्क में वही भावनाओं से जुड़े क्षेत्र जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इंसुला सक्रिय और मजबूत हो जाते हैं। दूसरी ओर अगर हम लगातार नकारात्मक सोचें या तनाव में रहें तो दिमाग के वे हिस्से जो चिंता और डर पैदा करते हैं जैसे एमिगडाला ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। यानी हमारा मस्तिष्क हर विचार के साथ खुद को ढाल रहा है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। यह सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि विज्ञान है। शैरन बेगली इस अध्याय में दलाई लामा और वैज्ञानिकों के बीच हुई एक खूबसूरत चर्चा का जिक्र करती हैं। दलाई लामा ने पूछा, अगर क्रोध और नफरत जैसी भावनाएं मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती हैं तो क्या करुणा और ध्यान जैसी भावनाएं भी उसे बदल सकती हैं? और विज्ञान ने जवाब दिया, हाँ, ध्यान यानी मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से दिमाग की संरचना में सकारात्मक बदलाव आते हैं। लोग शांत, स्थिर और अधिक दयालु बन जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग की वायरिंग बदल जाती है। इस अध्याय का सार यही है, हम अपने विचारों से अपने मस्तिष्क को पुनः लिख सकते हैं। हर बार जब हम सकारात्मक सोचते हैं, आभार महसूस करते हैं या किसी को माफ करते हैं, हम अपने अंदर नई न्यूरल राहें बना रहे होते हैं। हर बार जब हम गुस्से या चिंता को छोड़ते हैं, हम अपने मस्तिष्क को शांत करने की दिशा में बदल रहे होते हैं। तो सोचिए, अगर आपका हर विचार आपके दिमाग को नया आकार दे रहा है तो आप किस तरह का दिमाग बनाना चाहते हैं? तनाव और डर से भरा हुआ या फिर शांत, केंद्रित और करुणामय? शैरन बेगली कहती हैं, मन की शक्ति असीम है, बस उसे सही दिशा में लगाना सीखिए।
हमारा मस्तिष्क हर दिन हमारे विचारों से आकार लेता है और यही है माइंड ओवर मैटर की असली ताकत। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे हमारे विचार और अनुभव सिर्फ मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हमारे जीन्स यानी आनुवंशिक कोड तक को प्रभावित कर सकते हैं। यानी अगले अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे हमारा वातावरण और सोच हमारे डीएनए को भी जागृत कर सकती है। चैप्टर 7 नेचर थ्रू नर्चर, यानी जब हमारा वातावरण हमारे जीन्स को बदल देता है। टर्निंग ऑन जीन्स इन द ब्रेन। क्या आप जानते हैं कि आपका जन्म सिर्फ आपकी जीन्स से तय नहीं होता, बल्कि आपका वातावरण, आपकी सोच और आपकी जीवन शैली भी आपके जीन्स को बदल सकती है। शैरन बेगली इस अध्याय में बताती हैं कि विज्ञान अब नेचर वर्सेस नर्चर की बहस से आगे बढ़ चुका है। अब बात यह नहीं रही कि हम जैसे हैं वो हमारे जीन्स से तय होता है या हमारे पालन पोषण से, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारे जीन्स और हमारा वातावरण एक साथ मिलकर हमें बनाते हैं। वो कहती हैं, जीन्स एक संगीत वाद्य की तरह है, लेकिन कौन सा सुर बजेगा यह वातावरण तय करता है। यानी हमारे अंदर जो भी जेनेटिक पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने का काम हमारे अनुभव, हमारी सोच और हमारा जीवन करते हैं। इस विज्ञान को कहा जाता है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स बताता है कि हमारे जीन्स के ऊपर एक स्विच की तरह सिस्टम होता है जो तय करता है कि कौन से जीन्स सक्रिय होंगे और कौन से नहीं, और यह स्विच हमारे विचारों, भावनाओं और वातावरण के अनुसार चालू या बंद हो सकता है। शैरन बेगली इस अध्याय में कई अद्भुत शोधों का जिक्र करती हैं। एक प्रसिद्ध प्रयोग में वैज्ञानिकों ने चूहों के 2 समूहों को देखा। पहले समूह को प्रेम, देखभाल और सुरक्षित माहौल मिला। उनके जीन्स ने शांत और आत्मविश्वास से भरे व्यवहार को सक्रिय किया। दूसरे समूह को उपेक्षा और डर का माहौल मिला। उनके जीन्स ने तनाव और भय से जुड़े पैटर्न को सक्रिय कर दिया। यानी एक ही डीएनए पर अलग माहौल और पूरी तरह अलग व्यक्तित्व। शैरन बताती हैं कि इंसानों में भी यही नियम लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही प्यार, सुरक्षा और सहयोग से भरा माहौल पाता है तो उसका मस्तिष्क अधिक संतुलित और मजबूत बनता है। लेकिन अगर किसी को डर, उपेक्षा या लगातार तनाव का माहौल मिले तो उसका मस्तिष्क सर्वाइवल मोड में चला जाता है और तनाव से जुड़े जीन्स बार बार सक्रिय हो जाते हैं। यहां शैरन बेगली एक गहरा संदेश देती हैं, आप अपने जीन्स के गुलाम नहीं हैं। आपके अनुभव, आपकी सोच, आपकी आदतें, ये सब आपके जीन्स को फिर से प्रोग्राम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन, करुणा और सकारात्मक सोच जैसे अभ्यास जीन्स में मौजूद तनाव से जुड़े संकेतों को शांत कर सकते हैं। जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं उनके दिमाग में इन्फ्लेमेशन और एंजाइटी से जुड़े जीन्स कम सक्रिय पाए गए हैं। यानी आंतरिक शांति सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि जैविक परिवर्तन भी है। शैरन यह भी बताती हैं कि दयालुता, कृतज्ञता और आशा जैसी भावनाएं भी हमारे अंदर हीलिंग जीन्स को जागृत करती हैं। यानी हमारे विचार केवल दिमाग तक सीमित नहीं रहते, वो शरीर की हर कोशिका तक अपना संदेश भेजते हैं। इस अध्याय का सार यही है, हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा वातावरण मिलकर हमारे डीएनए को दिशा देते हैं। आपके पास यह शक्ति है कि आप अपने जीन्स को स्ट्रेस मोड से ग्रोथ मोड में बदल दें। तो अब सवाल यह नहीं कि हम किस परिवार में पैदा हुए, बल्कि यह है कि हम अपने अंदर किस वातावरण को जन्म दे रहे हैं। अगर आप अपने भीतर प्रेम, शांति और सीखने का वातावरण बनाते हैं तो आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों उसी के अनुरूप खिलने लगते हैं। शैरन बेगली इस अध्याय को एक खूबसूरत विचार से समाप्त करती हैं, हमारी किस्मत हमारे जीन्स में नहीं बल्कि हमारे जीवन जीने के तरीके में लिखी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे ब्लेमिंग मॉम, जहां शैरन यह गहरी चर्चा करती हैं कि क्या हमारे भावनात्मक पैटर्न जैसे करुणा या क्रोध सिर्फ बचपन के पालन पोषण से तय होते हैं, और क्या वास्तव में हम खुद अपने भावनात्मक मस्तिष्क को फिर से रीवायर कर सकते हैं। चैप्टर 8 ब्लेमिंग मॉम, यानी जब दिमाग को करुणा सिखाई जाती है, रीवायर्ड फॉर कंपैशन। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी भावनाएं जैसे करुणा, प्यार, गुस्सा या डर हमारे अंदर कैसे बनती हैं?
क्या ये हमारे बचपन में माता पिता से मिली परवरिश का नतीजा है या फिर हमारे दिमाग की अपनी वायरिंग? शैरन बेगली इस अध्याय में एक बेहद दिलचस्प और भावनात्मक सवाल उठाती हैं। क्या हमारी ममता और करुणा जन्मजात है या इसे सीखा जा सकता है? वो बताती हैं कि लंबे समय तक वैज्ञानिक मानते रहे कि इंसान की भावनात्मक क्षमता जैसे प्यार या दया हमारे जीन्स और बचपन के अनुभवों से तय होती है। अगर किसी को बचपन में प्यार और सुरक्षा नहीं मिली तो वो बड़े होकर ठंडे दिल का या भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्ति बन सकता है। लेकिन न्यूरोसाइंस की नई खोजें इस सोच को चुनौती देती हैं। शैरन कहती हैं, हमारा मस्तिष्क न सिर्फ सोच सकता है बल्कि महसूस करना भी सीख सकता है, यानी करुणा और दया जैसी भावनाएं भी सीखी जा सकती हैं और हमारा दिमाग उन्हें धीरे धीरे रीवायर कर सकता है। इस अध्याय में शैरन बेगली दलाई लामा और वैज्ञानिकों की एक मशहूर बातचीत का जिक्र करती हैं। दलाई लामा ने पूछा, अगर नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध और डर दिमाग की संरचना को बदल सकती है तो क्या करुणा और दया भी ऐसा कर सकती हैं? विज्ञान ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। फिर वैज्ञानिकों ने बौद्ध भिक्षुओं पर शोध किया जो सालों से ध्यान यानी मेडिटेशन और करुणा पर अभ्यास कर रहे थे। उनके मस्तिष्क में एक खास क्षेत्र इंसुला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अत्यंत सक्रिय पाया गया जो करुणा, सहानुभूति और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा होता है। यानी लंबे समय तक दया और करुणा पर ध्यान करने से मस्तिष्क की भावनात्मक संरचना स्थायी रूप से बदल जाती है। शैरन एक बहुत सुंदर निष्कर्ष देती हैं, हम सिर्फ सोचने या काम करने के जीव नहीं हैं, हम महसूस करने वाले जीव भी हैं। और ये महसूस करने की क्षमता किसी जन्मजात उपहार की तरह नहीं बल्कि एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका अभ्यास करते हैं उतनी ही मजबूत होती जाती है। वो एक उदाहरण देती हैं, एक माँ जो अपने बच्चे के लिए हर समय चिंता करती है, उसके दिमाग में फियर नेटवर्क बार बार सक्रिय होता है। लेकिन अगर वही माँ सचेत रूप से प्रेम और करुणा पर ध्यान करना सीखे तो उसके मस्तिष्क का कंपैशन नेटवर्क सक्रिय होने लगता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार, उसके निर्णय और उसकी भावनाएं बदल जाती हैं। शैरन बेगली बताती हैं कि करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। जब हम खुद के प्रति दयालु होते हैं तो दिमाग में शांति और आत्म स्वीकार्यता की तरंगें बढ़ती हैं। यही मानसिक स्थिरता हमें दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने में मदद करती है। यानी हमारा मस्तिष्क करुणा सीख सकता है, बदल सकता है और फिर दूसरों को भी बदल सकता है। यह भावनात्मक बदलाव केवल किसी माँ या बचपन की गलती नहीं बल्कि हमारी अपनी चेतना की जिम्मेदारी है। हम चाहे जिस परिस्थिति में बड़े हुए हों, हम हमेशा अपने मस्तिष्क को प्यार, दया और समझ से फिर से गढ़ सकते हैं। शैरन कहती हैं, कंपैशन इज नॉट अ ट्रेट यू इनहेरिट, इट्स अ स्किल यू कल्टीवेट। यानी करुणा कोई जन्मजात स्वभाव नहीं बल्कि एक साधना है, एक ऐसा अभ्यास जो आपके भीतर और बाहर दोनों दुनियाओं को बदल सकता है। इस अध्याय का सार यही है, अगर हम करुणा को सचेत रूप से जीना सीख लें तो हम न केवल अपनी सोच और भावनाओं को बदल सकते हैं बल्कि पूरे समाज के मानसिक स्वास्थ्य को भी रूपांतरित कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, याद रखिए आपका दिमाग हर पल करुणा या क्रोध में से एक को चुन रहा है और वही चयन तय करता है कि आपका मस्तिष्क किस दिशा में विकसित होगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने हैप्पीनेस सेट पॉइंट को बदल सकते हैं, यानी क्या हम अपनी भावनात्मक स्थिरता और खुशी के स्तर को सचमुच स्थायी रूप से बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 9, ट्रांसफॉर्मिंग द इमोशनल माइंड, यानी जब हम अपने हैप्पीनेस सेट पॉइंट को बदलते हैं। चैलेंजिंग द हैप्पीनेस सेट पॉइंट। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग चाहे कुछ भी झेल लें जल्दी फिर से खुश हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी बात पर भी लंबे समय तक दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? शैरन बेगली इस अध्याय में बताती हैं कि इसका जवाब हमारे अंदर छिपा है, हमारे हैप्पीनेस सेट पॉइंट में। वो समझाती हैं कि हर इंसान के भीतर एक भावनात्मक थर्मोस्टेट होता है जो यह तय करता है कि हम सामान्यतः कितने खुश या दुखी महसूस करेंगे। कुछ लोगों का यह स्तर ऊंचा होता है, कुछ का नीचे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इसे बदल सकते हैं? और शैरन कहती हैं,
हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। लंबे समय तक वैज्ञानिक मानते थे कि हमारा खुशी का स्तर जन्म से तय होता है, जीन्स और पर्सनैलिटी से। यानी अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से चिंता करने वाला है तो वो जिंदगी भर वैसा ही रहेगा। लेकिन न्यूरोसाइंस ने इस सोच को पलट दिया। शैरन बेगली बताती हैं कि हमारे दिमाग का भावनात्मक हिस्सा अमिगडाला डर और चिंता से जुड़ा होता है, जबकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शांति, स्थिरता और सकारात्मक भावनाओं से जुड़ा होता है। अगर हम सचेत रूप से अपने ध्यान, सोच और दृष्टिकोण को बदलें तो धीरे धीरे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता जाता है और अमिगडाला की पकड़ कमजोर पड़ती है। यानी हम अपनी भावनाओं को फिर से रीवायर कर सकते हैं। वो एक बेहद प्रेरणादायक उदाहरण देती हैं। रिचर्ड डेविडसन नामक न्यूरोसाइंटिस्ट ने मस्तिष्क स्कैन में पाया कि कुछ लोगों में बाएं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा सक्रिय रहता है और ऐसे लोग तनाव के बावजूद जल्दी संतुलन पा लेते हैं। दूसरी ओर जिनमें दायां हिस्सा ज्यादा सक्रिय होता है वे अधिक नकारात्मक भावनाओं में फंसे रहते हैं। लेकिन डेविडसन ने आगे दिखाया कि ध्यान यानी मेडिटेशन के जरिए यह असंतुलन बदला जा सकता है। यानी माइंडफुलनेस और कंपैशन मेडिटेशन करने वाले लोगों के दिमाग में पॉजिटिविटी से जुड़े न्यूरल सर्किट्स धीरे धीरे मजबूत होने लगे। शैरन कहती हैं, आपका दिमाग आपकी आदतों का प्रतिबिंब है। अगर आप रोज शिकायत करते हैं, दुख या गुस्से में सोचते हैं, तो आपका दिमाग उसी रास्ते को बार बार मजबूत करता है। लेकिन अगर आप आभार महसूस करते हैं, छोटी खुशियों पर ध्यान देते हैं और खुद को शांत रखना सीखते हैं, तो मस्तिष्क नए सर्किट बनाता है जो स्थायी खुशी की ओर ले जाते हैं। वो बताती हैं कि खुशी कोई एक क्षणिक भावना नहीं, बल्कि एक सीखा हुआ कौशल है, जैसे कोई मांसपेशी जिसे रोज अभ्यास से मजबूत बनाया जा सकता है। मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड और सेल्फ कंपैशन, ये सब ऐसे अभ्यास हैं जो हमारे हैप्पीनेस सेट पॉइंट को ऊपर उठाते हैं। इस अध्याय में शैरन बेगली का सबसे शक्तिशाली संदेश है, हम दुख झेलने के लिए नहीं बने हैं, हम परिवर्तन के लिए बने हैं। हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें यह ताकत देती है कि चाहे कितने भी गहरे भावनात्मक घाव क्यों न हों, हम उन्हें भर सकते हैं। हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, हम उनके निर्माता हैं। वो लिखती हैं, हर बार जब आप किसी नकारात्मक विचार को रोकते हैं और उसके बदले करुणा या आभार चुनते हैं, आप अपने मस्तिष्क में खुशी की एक नई राह बना रहे होते हैं। इस अध्याय का सार यही है, खुशी कोई लॉटरी नहीं है जो कुछ लोगों को मिलती है और कुछ को नहीं। यह एक मानसिक अभ्यास है, एक सजग जीवन शैली जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। तो अगर आज आपका मन उदास है, याद रखिए यह स्थायी नहीं है। आपका मस्तिष्क बदल सकता है, आपका भावनात्मक सेट पॉइंट ऊंचा उठ सकता है। बस जरूरत है हर दिन थोड़ा सा सचेत होकर मुस्कुराने की, थोड़ा सा आभार महसूस करने की और थोड़ा सा खुद को माफ करने की। शैरन बेगली कहती हैं, हम अपने दिमाग को बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं और यही है ट्रेन योर माइंड चेंज योर ब्रेन का सबसे खूबसूरत वादा। अगले और आखिरी अध्याय में शैरन बेगली यह सवाल उठाती है, जब हम जान चुके हैं कि दिमाग बदल सकता है, भावनाएं बदली जा सकती हैं और जीवन रूपांतरित हो सकता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम इस ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में सच में जी सकें? चैप्टर 10 नाउ व्हाट, यानी जब ज्ञान को जीवन में उतारने का समय आता है। शैरन बेगली इस आखिरी अध्याय में एक सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछती हैं, अब जबकि हमें पता है कि हमारा दिमाग बदल सकता है, तो अब हम इसके साथ क्या करेंगे? हमने देखा कि दिमाग स्थिर नहीं है, वो बदलता है, सीखता है और खुद को फिर से बना सकता है। लेकिन असली चुनौती यह नहीं कि हम यह जानें, बल्कि यह है कि हम इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें। शैरन कहती हैं, साइंस ने हमें एक उपहार दिया है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस उपहार का क्या उपयोग करते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए या बस यह सोचकर छोड़ देने के लिए कि अच्छा है जान लिया। वो बताती हैं कि दिमाग का बदलना अपने आप नहीं होता, यह सचेत प्रयास, दोहराव और इरादे से होता है। यानी अगर हम किसी नई सोच, नई भावना
या नए व्यवहार को अपनाना चाहते हैं तो हमें उसे बार बार अभ्यास में लाना होगा। वो बुद्धिस्ट परंपरा का उदाहरण देती है, जहां माइंड ट्रेनिंग यानी लुजोंग का अभ्यास होता है। ये सिखाता है कि हर परिस्थिति, चाहे वो दुखद हो या सुखद, आपके मन को बदलने का मौका है। हर अनुभव एक नया न्यूरल पथ बना सकता है अगर आप उसे सही दिशा में ले जाएं। बेगली कहती हैं कि ट्रेन योर माइंड का मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं है, बल्कि हर रोज अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में जागरूक रहना है। जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो वो सिर्फ बाहर नहीं फैलता, बल्कि आपके दिमाग में गुस्से का रास्ता और गहरा बन जाता है। और जब आप करुणा चुनते हैं तो आप अपने अंदर शांति का रास्ता मजबूत करते हैं। वो लिखती हैं, हर दिन आपका दिमाग आपकी बनाई हुई कहानी को लिख रहा है। तो सवाल यह नहीं कि क्या मेरा दिमाग बदल सकता है, बल्कि यह है मैं अपने दिमाग को किस दिशा में बदलना चाहता हूं। शैरन इस अध्याय में विज्ञान और आध्यात्मिकता को खूबसूरती से जोड़ती है। वो कहती हैं, ब्रेन प्लास्टिसिटी हमें सिखाती है कि कर्म का सिद्धांत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि जैविक यानी बायोलॉजिकल भी है। हर विचार, हर प्रतिक्रिया आपके मस्तिष्क की संरचना को बदलती है। यानी जब आप किसी से प्रेम, आभार या दया से पेश आते हैं तो आप न सिर्फ अपने संबंधों को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने दिमाग को भी स्थायी रूप से बदल रहे होते हैं। आपका हर चुनाव आपके मस्तिष्क का एक नया संस्करण बनाता है। शैरन बेगली हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं, अगर हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है तो हम इसे सिर्फ समस्याओं को याद रखने, डरने या दुखी होने में क्यों व्यर्थ करें? क्यों न इसे करुणा, धैर्य और आनंद की दिशा में प्रशिक्षित करें? वो कहती हैं, हर व्यक्ति के भीतर एक साइंटिस्ट और एक मंक छिपा है, एक जो प्रयोग करता है और एक जो अनुभव करता है। अगर दोनों मिल जाएं, तो हम सच में अपने मन को बदल सकते हैं। अंत में शैरन बेगली हमें यह याद दिलाती हैं कि दिमाग बदलने की यात्रा एक बार का प्रयोग नहीं, बल्कि जीवन भर का अभ्यास है। हर दिन, हर पल हमें यह चुनने का मौका मिलता है, क्या हम पुरानी आदतों के गुलाम बनकर रहेंगे या नए रास्ते बनाकर खुद के निर्माता बनेंगे। और यही इस किताब का अंतिम संदेश है। आपका मन आपका उपकरण है, अगर आप उसे साध लें तो आप अपने जीवन को साध सकते हैं। इस किताब ट्रेन योर माइंड, चेंज योर ब्रेन का सार यही है। आपका दिमाग पत्थर नहीं है, मिट्टी है। आप उसे जैसा गढ़ेंगे वो वैसा ही बन जाएगा। तो आज से शुरू करें, हर दिन थोड़ा सा माइंडफुलनेस, थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड। धीरे धीरे आप देखेंगे कि न सिर्फ आपका मन बल्कि आपकी दुनिया भी बदल रही है, क्योंकि जैसा मन वैसी दुनिया। ट्रेन योर माइंड एंड द रेस्ट विल फॉलो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब से क्या सबसे ज्यादा सीखने को मिला। और हाँ, ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।